प्रोकोडर जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। नाउ फाइनली आज इस वीडियो में अपन करने वाले हैं कवर यूनिट 3। वन शॉट वीडियो है जिसमें अपन पढ़ेंगे सिंटैक्टिक एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। 14 नंबर के क्वेश्चन यूनिट 3 में से आपसे आस्क किए जाते हैं और इसमें आपके ग्रामर के रूल्स हैं आपको इंग्लिश में, और उसको कैसे आप एनएलपी एप्लीकेशन को डिफाइन करते हो और समझाते हो, ये आपको इस पूरी यूनिट में पढ़ना है। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, तो उसका बेसिक सा रूल क्या होता है कि आप जाकर अपने सिलेबस के स्ट्रक्चर को समझ लो। अब जैसे कि इस स्ट्रक्चर की बात करें एनएलपी की, तो अपन को पहला यूनिट पूरा इंट्रोडक्शन है। सेकंड यूनिट में अपन वर्ड लेवल एनालिसिस करते हैं। थर्ड यूनिट जो अपन पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे अपन ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स अप्लाई कैसे करते हैं, उसको ब्रेक कैसे करते हैं। थर्ड में अपन उनका एक्चुअल मीनिंग पढ़ने वाले हैं, किसी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग, एक फाइनल आउटपुट क्या निकलता है। एंड फिर उस सब के बाद अपन कैसे एक एनएलपी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस एक रोड मैप है जो कि अपन इस वीडियो में फॉलो करने वाले हैं। अभी मैंने ऐसा बताया कि आपको अपन थर्ड यूनिट में मीन की अपनी 2 यूनिट की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और नॉट ओनली यूनिट की वीडियो, मैं यहाँ पे एनएलपी के एडवांस कॉन्सेप्ट को लेक्चर वाइज अपलोड कर चुका हूँ। तो मेक श्योर टू एक्सेस दिस ऑल वीडियोस एंड देन कम टू दिस वीडियो। नाउ अब सिंटैक्टिक एनालिसिस, और यहाँ पे 14 मार्क्स मैंने क्यों थंबनेल में हाइड करके रखा है, बेसिक सा एग्जांपल है। ये वाला यूनिट अभी आप करते हो तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो अगेन रिपीटेड होंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं आपके सिंटैक्टिक एनालिसिस के। यहाँ पे जीएफजी क्या होता है, यहाँ पे आपका सिंटैक्टिक पार्सिंग का मतलब क्या होता है। 7 मार्क्स के नंबर आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट विद मी, एंड इफ द वीडियो इज हेल्पफुल तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर कॉलेज ग्रुप एंड कम्युनिटीज। नाउ अब इस पूरे सिंटेक्स का मतलब क्या है, इस पूरे शब्द का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे अपन को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जैसे टेक्निक्स को पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर के कैसे कैसे रूल्स होते हैं उन सबको अच्छे से अंडरस्टूड करना है। एम्बिग्यूटी आने पे अपन को क्या करना है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पार्सिंग अपन को क्यों यूज करना है, इन सबको अपन डिटेल में कवर करने वाले हैं। नाउ अब इसको करना ही क्यों है, बिकॉज अपन को अपने एनएलपी एप्लीकेशन को बताना तो पड़ेगा कि भाई इस सेंटेंस की मीनिंग ये है, इस सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग ये है, तभी तो वो आपको आपके मन चाहे इनपुट का आउटपुट दे पाएगा। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सेंटेंस मीनिंग, इसका ही मतलब होता है सिंटैक्टिक एनालिसिस। यहाँ पे एक सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस के अंदर हमेशा 2 चीजें होती हैं, कुछ नाउन होगा मतलब कि कुछ ऑब्जेक्ट या प्लेस होगा, और कुछ वर्ब होगी मतलब ग्रामर के रूल्स। और नाउन के अंदर आपके टर्मिनेंट होंगे, आपके नाउन होगी, आपकी यहाँ पे एक्सक्लेरी वर्ब होगी, यहाँ पे आपकी एडवर्ब होगी। इस तरह के पूरे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि ये एक सेंटेंस है तो इसको इस तरीके से अपन इस ट्री जैसे स्ट्रक्चर में ब्रेक करते हैं, और फिर उसको अपन अपने एनएलपी मॉडल के अंदर इनपुट करते हैं। तो ये बेसिक सब स्टेप्स होता है जो कि अपन हर एप्लीकेशन के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है। अब नाउ ये सब कुछ होने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो अपना सिलेबस था, ये जो अपना पूरा सिलेबस था, इसमें जो अपन ने कॉमन चीजें पढ़ी कैसे एनएलपी एप्लीकेशन बिल्ड होती है, उन कॉमन चीजों के लिए आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करके आना है। जब भी बोला जाता है डिफाइन द एनएलपी एप्लीकेशन एंड द स्ट्रक्चर, तो वहां पे आपको दिखाना है कि ये सारी स्टेप्स अपन फॉलो करते हैं एनएलपी के डेटा के साथ। डेटा कौन सा होगा, ह्यूमन डेटा होगा, ठीक है। तो ये सारी एनएलपी की स्टेप्स आप फॉलो करोगे उसको फीड करने के लिए। यहाँ पे एनालिसिस कर ली, यहाँ पे सिंटैक्टिक कर ली, यहाँ पे सिमेंटिक कर ली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यहाँ पे अपने डिस्कोर्स कर लिया, इंटीग्रेशन 2 वर्ड को जोड़ के उनका अलग अलग मीनिंग निकाल लिया। एंड देन फाइनल अपन प्रेगमेटिक एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर अपन इनपुट एक्चुअल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ उसको फीड कराते हैं। तो ये सब कुछ तो हो गया आपका ओवरव्यू एंड स्ट्रक्चर। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद अवर फर्स्ट टॉपिक, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल सा मतलब यह है, एक सिस्टम होता है, ठीक है, एक रूल बेस्ड सिस्टम होता है, जिससे कि अपना एनएलपी मॉडल अपने इंग्लिश ग्रामर को, लॉजिक को समझ पाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, इज अ फॉर्मल सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिंटेक्स ऑफ अ लैंग्वेज इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज। जो आपको कंपाइलर की डिजाइन होती है, जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए आपके एडिटर्स बनते हैं, उन सब में जितना भी आप राइट करते हो, उनके पीछे जो वर्क होता है, रूल बेस्ड वर्क, वो होता है आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। तभी वो 1 सेकंड के अंदर एरर को डिटेक्ट करती है और आपको रेड रेड शो हो पाता है, ठीक है। तो इसके पीछे भी यही वर्क करता है। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को तुम यहाँ पे ध्यान दो। कैसे कंपोनेंट, बी का मतलब क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स और अ नॉन टर्मिनल सिंबल। ऐसा समझो कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर एक टपल होता है, टपल के अंदर आपकी 3 4 चीजें होती है। एक होता है आपका वी, एक होता है आपका टी, एक होता है पी, और एक होता है एस। तो टी का मतलब क्या है, इट इज अ सेट ऑफ टर्मिनल। पी का मतलब क्या है, इट इज द प्रोडक्शन रूल्स कंसिस्ट ऑफ बोथ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, ठीक है। मींस यदि आपको पैराग्राफ बनाना है तो आपको वी और टी को कंबाइन करना पड़ेगा। एंड लास्ट में सेंटेंस क्या है, एस इज स्टैंड फॉर वेरिएबल, ठीक है, स्टार्टिंग वेरिएबल, यहाँ पे आप चीजें स्टोर करोगे। तो वेरी बेसिक सा रूल था, इन सबको यहाँ पे और डिटेल में एक्सप्लेन अपन ने कर रखा है। बट फाइनली GFG का मतलब क्या है, एक पावरफुल मॉडलिंग टेक्निक है जिसमें अपन हायरार्चिकल
स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग कराने के लिए, और उसको ब्रेक ब्रेक करके पार्सिंग के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं पूरे सेंटेंस को। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और पेपर में आता तो आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके आओगे। अब ग्रामर के कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं, आप सभी को पता है। ग्रामर कैन बी कैप्चर्ड यूजिंग जीएफजी, ठीक है, बाय डिफाइनिंग द प्रोडक्शन रूल सच एज। आप किसी भी सेंटेंस को आप डिफाइन करो, तो मान लो यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है, द केट ईट फिश। तो यहाँ सेंटेंस दो चीजों से बन के बना है। क्या? पहली चीज तो गई आपकी नाउन पार्ट्स, और दूसरा हो गया आपका वर्ब पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ नाउन एंड अ वर्ब, तो एक सेंटेंस बन गया। यहाँ पे फिर क्या है, आपका नाउन के अंदर दो चीजें होंगी, क्या होंगी, अ नाउन पार्ट्स कैन बी इंक्लूड टर्मिनर एंड अ नाउन। और यहाँ पे फिर आपका वर्ब के अंदर क्या हो सकता है, अब वर्ब पार्ट्स मे बी कंटेंट वर्ब फॉलोड बाय द नाउन पार्ट्स। तो इसका पूरा आपका स्ट्रक्चर हो गया एक सेंटेंस के अंदर, ये तीन चीजें तो कॉमन ही होती हैं। तो ये क्या होगा, आपके रूल हो गए, कुछ ग्रामर के रूल हो गए कि भाई सेंटेंस के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ट्री बैंक क्या है, ट्री बैंक को समझ लो एक तरह का डेटाबेस है। इसके लिए बहुत अच्छा मैं आपको वो देने वाला हूँ एग्जाम्पल डायग्राम को, जिससे आप बहुत इजीली इसको समझ लोगे। इज अ डेटाबेस ऑफ अ सेंटेंस annotate with the semantic syntactic structure often the from past tree bank are available and valuable for। अब देखो जब भी अपन ट्रेनिंग करते हैं, अपन ने अपने जो भी डेटा उसको ब्रेक कर लिया, ठीक है, तो ट्रेनिंग करने के समय पे अपन इवेल्युएटिंग द पार्सिंग एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अभी आगे अपन एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं उसका। कैप्चरिंग द लिंग्विस्टिक फिनोमेना ऑफ अ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक फिनोमेना मतलब क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी फॉर द एनी वर्ड। तो होता कुछ यूं है कि यहाँ पे आपके एनएलपी टूल के अंदर जब भी अपन पार्सर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपके दो लैंग्वेज के अंदर दो पार्ट होंगे। जो लैंग्वेज है ना, रो डाटा है, उसके अंदर दो पार्ट होंगे। एक तो वो स्टोर होगा जहाँ पे उसकी आपकी क्वालिटी कंट्रोल लिंग्विस्टिक इन सारी चीजों को आप मेंटेन करोगे। और यहाँ पे ग्रामर क्या हो गया आपका, ग्रामर की भी एनालिसिस करोगे। बट ये होगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ जीएफजी, ट्री बैंक एंड योर ग्रामर बेस्ड रूल की तरह से। तो यहाँ पे बेसिक मीनिंग क्या था, ट्री बैंक एक तरह का डेटाबेस है जो कि आपके सेंटेंस को एनोटेट करता है और उनमें डिफरेंशिएट करता है कि ये आपका सिंटैक्टिक मीनिंग है और ये आपका सेमेंटिक मीनिंग है। ये पूरा आपको डायग्राम ड्रॉ करके आना है। नाउ अब नॉर्मल फॉर्म फॉर अ ग्रामर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है ग्रामर के रूल्स का। सिंपली पार्सिंग एल्गोरिथम की नॉर्मल फॉर्म्स इंक्लूड, यहाँ पे दो नॉर्मल फॉर्म होती है आपकी, सीएनएफ एंड जीएनएफ। सीएनएफ का सिंपल सा मतलब होता है ईच प्रोडक्शन रूल इज द फॉर्म ऑफ ए टू बी सी एंड बी सी और सी ए। इनका मीनिंग क्या है कि देखो यहाँ पे एक नॉन टर्मिनल है जो कि आपको एक्सेस कर रहा है टर्मिनल का, ठीक है। और जीएनएफ का मतलब क्या होता है, एक रूल बेस्ड फॉर्म होती है जिसमें आप एम्प्टी स्ट्रिंग को भी मेंटेन करते हो। इन फ्यूचर यदि आपके पास ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं है तो आप उसको कैसे डेमिनेट करोगे, उसको कैसे नॉर्मलाइज करोगे, ठीक है। तो ये दोनों टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होती है किसी भी ग्रामर फॉर्म को नॉर्मल करने के लिए। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी ग्रामर का मतलब क्या होता है, अब देखो डिपेंडेंसी ग्रामर फोकस करता है आपकी डिपेंडेंसी को, ठीक है, फोकस ऑन अ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। आप रिलेशनशिप आप कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। द ईट द केट ईट फिश। तो यहाँ पे ईट क्या हो गया, एक रूट वर्ड हो गया, केट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फिश हो गया। तो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई इन सबके बीच में। तो वर्ड डिपेंड ऑन ईच अदर, इट डिपेंड द डिपेंडेंसी ट्री। तो डिपेंडेंसी ट्री जिस तरीके से होगा, डिपेंडेंसी आर कॉमनली यूज फॉर सिंटैक्टिक एंड पार्सिंग टास्क। तो ये सारी चीजें आप क्यों कर रहे हो, बिकॉज आपको आपकी मशीन को एक कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स समझाना है, कॉम्प्लेक्स मीनिंग समझाना है। मीनिंग आप उसको ह्यूमन माइंड किस तरीके से चीजों को समझता है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ जो करंट अभी मेरे माइंड में आया कि इंडिया में देखो यदि आपको नेचुरल लैंग्वेज के टास्क यदि करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। इंडिया में यदि आप किसी के पाँव पढ़ते हो, ठीक है, तो आपका जो लेग होता है उसको क्या बोलते हो, आपने पाँव पढ़ा। यदि आप जिम जा रहे हो तो क्या बोलते हो, आपने आज लेग डे करा। यदि आप किसी बड़े महात्मा के पैर पड़ते हो आप क्या बोलते हो, चरण स्पर्श कर लो, ठीक है। यदि आप किसी को लात मारते हो तो आप क्या बोलते हो, एक लात मार रहा हूं, ठीक है। यदि आपको कुछ टूट जाता है तो क्या बोलते हो, टांग टूट गई। तो एक ही चीज है, यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन अपने पैरों की, ठीक है, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग सिचुएशन पे आपने एक ही चीज को कितने सारे नाम से पहचाना। एज अ ह्यूमन ये तो आप समझ सकते हो, बट आपकी मशीन और एनएलपी का जो मॉडल है उसको समझना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए अपन को इस रूल बेस्ड प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिपेंडेंसी ग्रामर का यूज करना पड़ता है। सो आई होप कि आपको एग्जांपल समझ में आया हो। प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए प्रोकोडर जी को, एंड ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए कमेंट जरूर करिए। और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मैं आपको इस हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर प्रोवाइड करवाता हूँ। अब यहाँ पे सिंटैक्टिक पार्सिंग का मतलब क्या हुआ, इन्वॉल्व्स द एनालाइज इज अ सेंटेंस टू प्रोड्यूस a syntactic structure typically as a tree
अब देखो कुछ भी 4 स्टेप होती हैं आपकी पार्सिंग के अंदर। आपका जो भी इनपुट डेटा होगा उसको आप 2 चीज में पार्ट करोगे। सबसे पहले आपका लेक्सियर एनालाइजर होगा, फिर आपका पार्स होगा। अब लेक्सियर के अंदर क्या करोगे, टोकन करोगे, फिर टोकन को गेट करोगे, ये सब कुछ यहाँ पे एनालिसिस बार बार होगी, क्योंकि आप टोकन तभी असाइन करोगे परफेक्ट टोकन जो आपको परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगा किसी टेबल का, उसको सिंबल टेबल पे यहाँ पे अपन कनेक्ट करके रख रहे हैं और फाइनल आपका आउटपुट मिल रहा है। तो इसका अंदर 2 टाइप होते हैं, ठीक है। पार्सिंग के 2 टाइप होते हैं, एक होता है आपका कंसिस्टेंसी और एक होता है आपका डिपेंडेंसी। कंसिस्टेंसी क्या करता है, ब्रेकिंग सेंटेंस इनटू अ सब पार्ट्स, और डिपेंडेंसी क्या करता है, फोकस ऑन फाइंडिंग द डिपेंडेंसी बिटवीन द वर्ड्स। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे बहुत ही आसान तरीके से। एम्बिगुइटी का मतलब सबको मालूम है, किसी भी वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होना तो हो जाता है एम्बिगुइटी। लेक्सिकल का मतलब होता है एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होना, और स्ट्रक्चरल एम्बिगुइटी का मतलब होता है एक सेंटेंस का डिफरेंट, एक सेंटेंस से मल्टीपल मीनिंग होना, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा शेयर करने वाला हूँ जिससे आप कभी भी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगे। देखो यहाँ पे लेक्सिकल एम्बिगुइटी क्या है, द पार्ट्स ऑफ अ टू और मोर पॉसिबल मीनिंग विद अ सिंगल वर्ड। अब यहाँ पे एक इमेज दिख रही है आपको, आई शो हर डक। तो अब डक के 2 मीनिंग है, डक का मतलब बतख भी होता है और डक का मतलब झुकना भी होता है यदि किसी ऑब्जेक्ट के नीचे अपन है, ठीक है। तो इस वर्ड को अब अपना मीनिंग कैसे समझ पाएगा, विद द हेल्प ऑफ जीएफसी रूल, विद द हेल्प ऑफ सोलो पार्सिंग, विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक पार्सिंग रूल की वजह से अपना मशीन समझ पाएगा आप किस वाले डक की बात कर रहे हो। यहाँ पे देखो, द चिकन इज रेडी टू ईट। अब ये आप पे क्या होता है, सेंटेंस का सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी का मतलब होता है एक पूरे सेंटेंस की बात कर रहे हो, और यहाँ पे अपन एक वर्ड की बात कर रहे थे, यहाँ पे अपन पूरे सेंटेंस की बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस के 2 मीनिंग निकल सकते हैं। द चिकन इज रेडी टू ईट, एक मरा हुआ चिकन आपकी प्लेट में पड़ा है और वो खाने के लिए रेडी है। एंड सम चिकन, एक्चुअल चिकन इज रेडी टू ईट, तो देखिए टेबल पे बैठा है जो खाने के लिए बैठा है। तो आई होप कि आप ये दोनों में डिफरेंस समझ गए होगे और इनको बहुत अच्छे से राइट करके आओगे यदि एग्जाम में आता है तो, ठीक है। और आपको नॉलेज शो करनी है यार आपके एग्जाम्स के अंदर। राइट करने के लिए आपको ये नहीं कि टॉपिक आए, आपको यदि किसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है तो आपको हर क्वेश्चन के अंदर आपके नॉलेज को एक अच्छे से रिप्रेजेंटेशन पावर आनी चाहिए, तभी तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग पार्सिंग क्या है कि एल्गोरिथम है, उसके अंदर 2 टाइप के एल्गोरिथम होते हैं। यहाँ तो सी बाय सी के एल्गोरिथम है। अब सी बाय सी के एल्गोरिथम ऐसा मान लो कुक एक यंगर कास्मिक पार्सिंग एल्गोरिथम है जिसका अपन यूज करते हैं, ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर, जो कि बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है जीएफसी। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब किसी टास्क को यदि आपको रिपीट करना है, ठीक है, यदि आप कोई टास्क रिपीटेड हो रहा है बार 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 बार, तो आप उसको कंटिन्यू ऑटोमेटेड कर दोगे विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे एक और होता है अपना अर्लियर पार्स हैंडल द जीएफजी एंड बोथ बॉटम एंड टॉप डाउन अप्रोच। तो डायनेमिक के अंदर टॉप डाउन और बॉटम डाउन 2 अप्रोचेस होती हैं जिनका अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पे सी वाई ए के एल्गोरिथम आपका बॉटम अप होता है और अर्लियर पार्स करता है, दोनों को फॉलो करता है। शैलो पार्सिंग का मतलब क्या है कि आपका जो भी ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, जितना ही बड़ा बड़ा आपका लेंथ का सेंटेंस है, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। आप उसको चंक में डिवाइड कर दो, एक साथ नहीं भेजोगे, ठीक है, चंक में भेजोगे। इससे आपकी मेमोरी बच जाएगी, इससे आपका टाइम इफिशियंट हो जाएगा और आपका टास्क थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, इसको चंकिंग भी बोलते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स इन अ सेंटेंस विदाउट जनरेटिंग अ फुल पार्स ट्री। पूरे पार्ट्स को नहीं भेजना है आपको, सिर्फ सिंपली कुछ सेंटेंस को भेजना है। पार्ट्स का मतलब है कलेक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे गोल क्या है, एक्सट्रैक्ट द नाउन पार्ट्स एंड द वर्ब पार्ट्स एक्सेट्रा। अब इससे हुआ क्या कि आपकी नाउन अलग हो गई, वर्ब अलग हो गई, एडजेक्टिव अलग हो गए, डिटरमिनेंट अलग हो गए, आपके ऑब्जेक्ट्स अलग हो गए। अब ये सब अलग होने की वजह से क्या आपको एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा आपके सेंटेंस को, आपके मॉडल को, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखो, आ केट स्लीप, आइडेंटिफाई, यहाँ पे नाउन क्या हो गया था केट, और यहाँ पे वर्ब क्या हो गया आपकी स्लिप्स। यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक होता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक के बाद आपका ये समझ लो कि ये थोड़े अलग टाइप के आपके मेथड है, एडवांस एक्सटेंशन है आपके जीएफजी के अंदर। यहाँ पे पी एक एक्सटेंशन लग गया। अब समझ लो इसको थोड़ा अपन ने और अच्छा कर दिया, जहां पे अपन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे प्रोडक्शन रूल डिफाइन करते हैं और फिर अपने डेटा को फीड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक सी वाई के पार्सिंग जो अपन ने अभी एल्गोरिथम पढ़ा था, एक और एक्सटेंशन है जो कि अपने अब जब अपना ये वाला फेल होता है ना तो अपन सी वाई के को अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है दा क्या है आपका डिटरमिनेंट, बॉय क्या है आपका नाउन, यहाँ पे ईट क्या है आपकी वर्ब है। तो यूज प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द मोस्ट लाइकली पार्ट्स इन अ सेंटेंस। अब इससे हुआ क्या, इन एल्गोरिथम से हुआ ये कि आपको नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने की कैपेबिलिटी मिल गई। बिकॉज यदि आपको पता है कि 2 + 2 क्या होता है, यू ऑल्सो नो कि 8 = 5। आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपको एडिशन का रूल पता था, आपको 2 का एक्चुअल मीनिंग पता था, आपको 3 का एक्चुअल मीनिंग पता था, आपको =2 लगा के उसका आउटपुट देना भी आता था। तो ये सब रूल्स हैं जिसको आपने बचपन में पढ़ा है, ऐसे रूल्स आपको अपने मॉडल को सिखाने पड़ते हैं। अब उन रूल को सिखाने के लिए कैसे बेसिक बेसिक एल्गोरिथम होते हैं, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे एक होता है आपका लेक्स कैलिजाइट, ये थोड़ा और एडवांस होता है, इसमें स्पेसिफिक वर्ड और ग्रामर यूज को अपन एडिट करते हैं। यहाँ पे एड कांस्टेंट टू द हेड वर्ड्स, यहाँ पे एसोसिएटेड ईट्स एंड द वर्ब पार्ट्स। फ्यूचर स्ट्रक्चर करना मतलब कि किसी भी सेंटेंस के अंदर से आपको प्रॉपर सीमेंटिंग, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी प्रॉपर्टीज, सारी चीज को एक्सट्रैक्ट करना, उसको अपन बोलते हैं फ्यूचर को स्ट्रक्चर करना।
ठीक है, ये केट है, केट के अंदर समझो आपका प्रयोग है आपका प्रूलर्स, क्योंकि यहाँ पे एस लगा था, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अपन इसको क्या बोल देंगे, नाउन, टेगिंग कर देंगे कि ये अपना नाउन है, बिकॉज क्या है, केट इज द ऑब्जेक्ट एंड एवरीवन नो व्हाट इज अ नाउन, नाउन अ पर्सन प्लेस थिंग्स एनीवन इज दिस लिविंग इन दिस यूनिवर्स इट कॉल एज नाउन। तो थोड़ा सा इंग्लिश का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश ग्रामर का, तो आप ये वाली यूनिट को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, दो चीज को कंबाइन कर देना। जब भी अपने पास दो सेट्स होंगे, उनके एट्रीब्यूट्स उनको घोड़े को अपन कंसिडर करके उनको कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पे यूनिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मर्जिंग फ्यूचर स्ट्रक्चर एंड चेक द कंपेटिबिलिटी। आई होप कि गाइस आपको पूरा यूनिट बहुत अच्छे समझ में आया हो। ये थोड़े वर्ड को आपको यदि नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। वीडियो में मैंने एक एक चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कराया है, डायग्राम बना बना के। तो आपको डबल से इस वीडियो को देखना है यदि कुछ भी समझ में नहीं आया है। और थोड़ा सा आप चाहो तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो, बट ये एक फुल्ली स्ट्रक्चर नोट्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किया विद नोट्स आपको ये मिल रहे होंगे। तो नोट्स को जाइए, थोड़ा सा इन वर्ड को एनालाइज करिए, और बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट करिए, मैं आपके साथ हूँ आपका हेल्प करने के लिए।